Hello and welcome to the episode 2 of the podcast बनारस एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने पहले एपिसोड को इतना प्यार दिया एंड आई होप आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि ये सीरीज़ कैसे होने वाली है। सो बनारस की बात है तो शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर हम वहाँ पहुँचे कैसे। पहले एपिसोड में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे आपसे नहीं मिला है, अभी तक सबसे नहीं मिला है, बट स्टिल वो सवाल ये था कि ट्रैवलिंग आपके लिए क्या मायने रखता है। क्या वो एक एक्सप्लोरेशन का ज़रिया है, खुद को खोजने का ज़रिया है, या सिर्फ एक एस्केप प्लान है। ये सवाल भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी शुरुआत भी एक एस्केप प्लान से ही हुई थी। जब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है ना, तो माइंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। माइंड को समझ ही नहीं आता है कि अब करें क्या, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बहुत कम आती हैं। एंड उस टाइम पे जब ये सिचुएशंस चल रही होती हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज़ आती है, एंड दैट इज़ एस्केप प्लान, कि हम भाग जाएं किसी तरह। इन सवालों को मुझसे दूर कर दो कि मुझे फेस ना करना पड़े, एटलीस्ट अभी तो नहीं। बट हमें पता होता है कि हम आज नहीं तो कल इन सवालों को फेस करेंगे, क्योंकि उनसे बचना नामुमकिन है। बट कुछ देर ही सही उन्हें डिले कर दो, एंड तब हम बनाते हैं एस्केप प्लान, जो कि मैंने भी बनाया। हमारी लाइफ में भी बहुत सारा इधर उधर उथल पुथल हो चुका था। जो भी चीज़ ट्राई कर रहे थे उसमें काइंड ऑफ फेलियर अचीव कर रहे थे। बट उस टाइम भी बस यही था कि बस किसी तरह यहाँ से भाग जाएं, किसी तरह इस रियलिटी को मुझसे दूर कर दो। एंड तभी हम बनारस की तरफ भागे। एंड बनारस मैंने कोई गूगल मैप पे सर्च नहीं किया था कि कौन सी प्लेस पे मुझे सुकून मिलेगा, कुछ नहीं था। जब मैंने ये सोचा कि मुझे यहाँ से बस जाना है तो बस एक ही जगह पता नहीं क्यों माइंड में आई, और वो थी बनारस। अब इसे आप इत्तेफाक कह लें या डिवाइन इंटरवेंशन कह लें, बट शायद उस टाइम बनारस ही था जो मुझे बचा सकता था। एंड वो शायद इतना ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने अपने सारे शूट जो मेरे पास आ रहे थे, चाहे वो बेबी शूट हो या जो हो, उनको छोड़ के मैं बनारस गया हूँ। एंड कोविड के टाइम पे शूट छोड़ना इज़ अ बिग डील, बट उस टाइम मेरे लिए वो सुकून, वो पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड शायद इसीलिए मैं वो कर पाया। जब टाइम चल रहा हो कोविड जैसा, तो आपको चीज़ें समझानी पड़ती है फैमिली को कि क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो। बट उन्होंने सवाल नहीं पूछा ज़्यादा, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। उन्हें भी दिख रहा था हम परेशान थे कहीं ना कहीं, और वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ भी रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा सवाल जवाब हमसे किए नहीं। हमने अपना बैग उठाया और चल दिए। एंड जाने से पहले सिर्फ 2 लोगों से बात की कि क्या वो इंटरेस्टेड हैं चलने में या नहीं। एंड वो थे हमारे गोवा प्लान वाले दोस्त मोहित और प्रशांत। 2 नाम इनमें और थे जिनको आप वाइल्ड कार्ड एंट्री कह सकते हैं, और वो अचानक से कहीं इत्तेफाक बन के हमारे साथ आए, जिसमें एक थी संजना और दूसरा था अतिशय। एंड ये जो हमारे 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज थी, इनका बहुत बड़ा रोल था इस पूरे एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस में मेरे। हालांकि जब ये एस्केप मैंने प्लान किया था तो उस प्लान में सिर्फ वो मैं अकेला ही था। ये 4 लोग कब ऐड हुए मुझे पता भी नहीं चला, और मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी था कि एक सोलो ट्रिप जो मैं खुद के लिए चाहता था उसमें इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ। पर हाँ, अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो हाँ लगता है कि वो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी था। अब इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं 22 जनवरी की उस सुबह को, जब हम बनारस पहुँचे। अभी हम सिर्फ 2 लोग थे, बाकी के 3 लोग हमें 2 दिन बाद ज्वाइन करने वाले थे। और बनारस पहुँचते ही सुबह सुबह कॉमेडी हो गई। जिस होटल के भरोसे हम गए थे वो पता चला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। गूगल मैप भैया जहाँ हमें छोड़े हैं वो एक्चुअली घाट का रास्ता था और वहाँ ऑटो जा नहीं सकता था। हम पैदल भी जाके देखे, बट पता चला उस एरिया में कोई होटल ही नहीं था। फिर ऑटो वाले भैया पे भरोसा किया और उनके मार्गदर्शन पे चल के हम किसी तरह एक होटल पे पहुंचे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कोई फैंसी ट्रिप नहीं थी, एक एस्केप प्लान था, तो हम सुकून से रूम में ही रहना चाहते थे। बट ये ज़रूर था कि शाम की आरती के दर्शन ज़रूर करने हैं। बनारस के लोग भी पता नहीं किस चीज़ में मग्न रहते हैं। हमने जिन जिन से समय पूछा आरती का, सब ने हमें अलग समय बताया। फिर भी भूले भटके किसी तरह हमने कहा 6:30 बजे पहुंच जाते हैं, और पहुंच गए। एंड जैसा कि आपने मेरी आवाज़ से अनुमान लगा लिया होगा, हमें आरती के दर्शन नहीं हुए उस दिन। खैर हमारे पास 4 दिन और थे,
तो हमने ज़्यादा सोचा नहीं और वहीं गंगा जी के किनारे एक चेयर पे बैठ गए। हालांकि आरती के दर्शन नहीं हुए थे, पर उस माहौल से एक अजीब सी शांति ज़रूर मिलने लगी थी। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम अपने रूम की तरफ रवाना हुए। और दूसरी कॉमेडी तब हुई जब रिक्शे वाले भैया ने पूछा कहाँ जाना है आपको। अब दिक्कत ये थी, होटल का नाम हमें याद नहीं था और ना हमने होटल के स्टाफ से पूछा था और ना ही उनकी रूम की चाबी में मेंशन था। पर हमने अच्छी चीज़ ये की थी, जिन रिक्शे वाले भैया ने हमें 80 घाट पर ड्रॉप किया था उनसे हमने उस चौराहे का नाम पूछ लिया था। और उस चौराहे का नाम कुछ इस तरह से था कि अगर आप पहली बार उसे सुन रहे हैं तो आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। और उस चौराहे के इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने बताया भैया को कि फाइनली वो समझ गए कि हमें जाना कहाँ है। उन्होंने कहा आइए बैठिए, हम छोड़ देते हैं आपको सोनारपुरा चौराहे पे। फिर रूम पे पहुंच के हमने ये डिसाइड किया कि अब सुबह की आरती तो लेनी ही है और किसी तरह हम सो गए। खैर, नींद खुली हमारी सुबह 10:30-11 बजे। आरती तो छोड़ो, नाश्ता भी नसीब नहीं हुआ, सीधे खाना मिला हमें। और एक बार फिर हमने ज़्यादा सोचा नहीं और वेट किया शाम की आरती का। खैर, वो भी नसीब नहीं हुई। और पिछली शाम की तरह ये शाम भी हमने गंगा जी के किनारे 80 घाट पे बिताई। पर इस बार जगह अलग थी। इस बार हम एक छोटे से मंदिर के सामने बैठे जो 80 घाट पे ही था। और वो इसलिए क्योंकि 23 जनवरी शनिवार था और हमारे साथ जो थे वो हर शनिवार को मंदिर जाया करते थे और हम ठहरे दूर से हाथ जोड़ने वाले। पर पता नहीं उस दिन किस मूड में थे या भगवान कराना चाहता था, हमने भी जूते उतारे और साथ में खड़े हो गए हाथ जोड़ के। उन्होंने दिया जलाया और मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। फिर धीरे से आके पीछे बैठ गए। हमें ये ज़्यादा डर था कि भैया हमारे जूते और चप्पल कोई ना ले जाए। और उनको देख के ना जाने कहाँ से ये डायलॉग याद आ गया रांझना का कि नमाज में वो थी और दुआ हमारी कबूल हो गई। फिर ये सब चल ही रहा था कि अचानक हमारी नज़र गई एक चाय और मैगी के स्टॉल पे। और हम ठहरे इंजीनियर, हमारा चाय और मैगी से बहुत ही पुराना रिश्ता था, तो हम मना तो नहीं कर सकते थे। तो बस चाय और मैगी लेके हम फिर उसी मंदिर के सामने आके बैठ गए। और उसी मंदिर के जस्ट बगल में एक अपाहिज कपल बैठा था जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांग रहा था। हम दोनों की ही नज़र उस पर जाकर टिक गई। पर हमने उन्हें दया की नज़रों से नहीं देखा था, हम उन्हें प्यार की नज़र से देख रहे थे। जिस तरह वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे, वो कुछ अलग ही था। मुझे आज भी याद है, ठंड का वो मौसम था और एक ही कंबल था उन पे। और वो कंबल इतना बड़ा नहीं था कि वो 2 लोगों को समेट पाए। और कुछ ही देर बाद उस आदमी ने अपनी जैकेट उतारी और अपनी बीवी को पहना दी और उसकी बीवी ने उसको गोद में लिटाया और कंबल से उड़ा दिया। शायद इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी सही इंसान के साथ रहते हो तो हर मुश्किल उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी वो होती है। मेरा बहुत मन था उस मोमेंट को रिकॉर्ड करने का, बट भले वो पब्लिक में सो रहे हों, बट मुझे उनकी प्राइवेसी को इंटरफेयर करना ठीक सा नहीं लगा। इसलिए मैंने कुछ तस्वीरें निकाली और बस उस मोमेंट को अपने जहन में रिकॉर्ड कर लिया। और ये उन हज़ारों में से एक कहानी है जो 80 घाट पे उस टाइम पे चल रही थी, जिसे हम देख पाए और जिसे हम महसूस कर पाए पूरी तरह से। एंड इन्हीं छोटी छोटी कहानियों की वजह से बनारस मेरे लिए स्पेशल बन गया था। आज के एपिसोड को इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा है जो हर प्रॉब्लम में आपके बारे में पहले सोचता है और अपने बारे में बाद में, तो ऐसे इंसान को जाने मत दो, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। और अगर आपके पास है तो पकड़ के रखो उसको, क्योंकि वो साथ देगा, कोई और दे या ना दे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप आप लोगों ने इन छोटी छोटी स्टोरीज़ को एंजॉय किया हो, एंड अगर किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही।